आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय पद्मश्री सुशील दोषी जी, श्री वीरेंद्र कुमार साहब, जैन साहब, रुचि सोया के सभी सम्मानीय अधिकारीगण और उपस्थित सभी किसान बंधुओं, यहाँ से अभी तक जो भी बात कही गई वो निसंदेह आपके काम की है, लेकिन एक ही विषय पर अगर 4-5 क्षेत्र के लोग या 4-5 ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं अगर वो बोलते हैं तो उनका नज़रिया अलग होता है। बैंक वालों ने नोटबंदी और उन चीज़ों के बारे में आपको बताया। इस अवसर का लाभ मैं भी उठाना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद पूरे ज़िले से जो किसान भाई हैं वो यहाँ आए होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में आबादी लगातार बढ़ रही है और उस अनुपात में ज़मीन नहीं बढ़ती। ज़मीन बढ़ती है कभी क्या? 1 एकड़ से 2 एकड़ ज़मीन तभी होगी जब आप किसी की ज़मीन खरीदेंगे, पर अगर आप 10 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं तो ज़मीन अपने आप कभी बढ़ती नहीं, वो हमेशा घटती है। हिंदुस्तान की जो कृषि की व्यवस्था है उसमें जो सबसे बड़ा जो बिंदु आपके सोचने का है वो ये है कि घटती जोत के आकार के हिसाब से हम उस जमीन को कैसे संचालित करें कि हमारा परिवार जो है वो अच्छी तरह से रह सके। इससे सहमत हैं आप? ये सबसे बड़ी चिंता है किसान की। हमारे पास 20 एकड़ जमीन थी, हम 4 भाई हैं, जमीन 5 एकड़ हो गई। 20 साल बाद हमारे 4 बच्चे हैं, फिर बंटवारा हुआ, वो जमीन जो है 1.25 एकड़ आती है एक आदमी के पास। उसके नीचे फिर 20 साल बाद जब बंटवारा होता है, कहने का मतलब है कि एक किसान जो 20 एकड़ का आज से 70 साल पहले बड़ा किसान कहा जाता था, आज वो आदमी या उसके और जो अगली पीढ़ी है वो मुश्किल से 50-50 डिसमिल की मालिक है। ये भारतीय कृषि की जो वास्तविकता है वो ये है। अब सवाल आता है कि भाई हम क्या करें किसान को? जैसे समस्या मैंने बता दी, आपको भी मालूम है ये समस्या, पर अब करे क्या किसान? मैं इसी प्रश्न का आपको उत्तर जो मेरी समझ कहती है उस हिसाब से देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि 2 से 3 एकड़ की अगर आपकी जोत का आकार है, खेती का आकार अगर 2 से 3 एकड़ है, तो आप सोचें कि सोयाबीन, गेहूं या चना उगाकर आप परिवार पाल लेंगे, ये बिल्कुल असंभव बात है। कहीं ना कहीं आपको मिर्ची लगाना पड़ेगी, धनिया लगाना पड़ेगी, लहसुन लगाना पड़ेगा। साल में पूरे समय आपको अपनी खेती को व्यस्त रखना पड़ेगा, जमीन से हर समय कुछ ना कुछ उगाते रहना होगा। 1.25 एकड़ की ज़मीन जो है, क्योंकि मैं खुद भी किसानों के घर से हूँ, हमारे घर में खेती है। आज भी छुट्टी लेके जब हम गांव जाते हैं और अगर खेती का सीज़न रहता है तो आप विश्वास नहीं मानोगे, हम बैलगाड़ी भी चला लेते हैं बहुत अच्छी तरह। और जब गेहूं की चैत कटती है और अगर हमारे बच्चों की परीक्षाएं पहले ख़त्म हो जाती हैं तो मैं 4-6 दिन खेत में चैत काटने का काम ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा मूल काम है जो मुझे भूलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब तक छोटी जोत के आकार का जो किसान है, जब तक वो हार्टिकल्चर में नहीं जाएगा, उसके साथ पशुपालन नहीं करेगा, उसके साथ नई नई तकनीक नहीं सीखेगा। एक धारवाड़ तकनीक आपको मालूम है अरहर के लिए, जिसमें अरहर अभी जो आप बोते हैं तो आपका जो हल होता है, हल या जैसे भी आप बोते हैं, तो उसमें क्या है, दाने आप डाल देते हैं और वो हर 1-8 फीट पे वो दाना जो है गिरता रहता है, ऐसे करके होता है। और तकरीबन 2.5 गुना बीज जो है वो आप 1 एकड़ में डाल देते हैं। धारवाड़ तकनीक में पौधे थोड़ी अंतर से लगते हैं, सामने की और दाएं बाएं की, और उससे आपकी अरहर की जो फसल है वो 2.5 से 3 गुना फसल होती है और बीज जो है वो आधे से भी कम लगता है। क्यों नहीं हम इन बातों को सोचते हैं, समझते हैं? रुचि सोया जैसी कंपनियां अगर हमें बुला के इस हाल में बिठाल कर बात करती हैं तो मतलब अभी भी आप देखो कि शायद आधी कुर्सियां भरी। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यहाँ बैंक के क्षेत्र के लोग हैं, बैंकर्स ने आके अपनी बात कही, आपको प्रश्न पूछना चाहिए थे। आपको मैं आयोजकों से अनुरोध करूँगा कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूर रखें। लोगों की जो समस्याएं बैंकिंग से हैं, तकनीक के ट्रांसफर से जो समस्याएं हैं, ये सब पुराने लोग हैं जिनको पुराने ढंग से काम करने की आदत है।
इनको नई चीज़ें हम कैसे बताएं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन बेहतर ढंग से कैसे हो। ये रुचि सोया जैसी बड़ी कंपनियां, ये उनके लिए भी एक ड्यूटी भी है और एक चुनौती भी है। हमने अभी पिछले साल 273 तालाबों का गहरीकरण किया आप सभी के सहयोग से। उसका क्रेडिट हमने नहीं लिया, क्योंकि हमारा मानना था कि सरकार ने या जिला पंचायत ने या प्रशासन ने इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं किया, सारा पैसा जनता ने खर्च किया। आज इस मंच पर खड़े होकर मैं उसका परिणाम आपको बताना चाहता हूं कि उसका परिणाम क्या हुआ। 273 तालाब खुदे, तकरीबन 22 से 24 लाख ट्राली मिट्टी जो है वो निकाली गई और वो किसानों ने अपने खेतों में डाली। अभी प्रदेश में और देश में किसानों की आय दुगनी करने की बात बहुत बार कही जा रही है। हमारे जैसे लोग जो जिला स्तर पर हैं वो भी कहते हैं, प्रदेश स्तर पर भी कहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को हर व्यक्ति चाहता है कि किसानों की आय दुगनी हो। कृषि विभाग से जब बात होती है तो वो 5-7 बिंदु बता देता है कि यदि किसान मिक्स्ड फार्मिंग करेगा, मिश्रित खेती करेगा, यदि किसान यंत्रीकरण का उपयोग करेगा और जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका उपयोग करेगा, सिंचाई की व्यवस्था कहते 5-6 बिंदु वो बता देगा। कहने का मतलब ये कि उनका फार्मूला ये है कि अगर किसान इन 5-6 बिंदुओं पर काम करता है तो उसकी आय दोगुनी हो सकती है। मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूं कि हमने केवल एक बिंदु पर काम किया कि जो तालाबों की निकली मिट्टी थी उस मिट्टी को हमने खेतों में डलवा के किसानों से कहा कि इसको अंग्रेजी में पडलिंग कहते हैं और शायद हिंदी में मालवी में कोई शब्द होगा, मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ कहते हैं मिट्टी का मिलाना है, अल्टा पलटी। हाँ सॉरी, दिस इज द प्रॉपर वर्ड, अल्टा पलटी। तो अल्टा पलटी किसानों ने कर दी। हमने करीबन 1200 ऐसे किसान, इन किसानों की संख्या करीबन 28 से 29 हजार थी जिन्होंने इस प्रक्रिया का लाभ उठाया। हमने 1200 किसानों के सैंपल इकट्ठे कराए और सिंपल आपका नाम, गांव का नाम, पिछले साल खरीफ में आपको, पिछले साल मतलब 2015 में आपको कितना सोयाबीन मिला और इस बार जबकि तालाबों की मिट्टी आपके खेत में गई तो इस बार आपको कितना सोयाबीन हुआ। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक छोटा सा फैक्टर, एक छोटा सा बिंदु जो परिवर्तित हुआ, किसानों की आय में 92% से लेकर 167% तक की वृद्धि हुई है। 97% का मतलब हो गया कि मान लीजिए किसी आदमी के 100 बोरे सोयाबीन होता था तो इस बार उसके यहाँ 197 बोरे सोयाबीन हुआ है। जमीन वही है, वही आकार है, वही खाद की पूर्ति, उतनी ही सिंचाई हुई और कुछ लोगों को तो इससे भी बढ़कर लाभ हुआ। 167% तक जो मैक्सिमम देवालपुर के कुछ किसान हैं जिनको 167 मतलब 100 बोरे का 267 बोरे सोयाबीन जो है एक फैक्टर बदल देने से होता है। बताना मैं ये चाहता हूं कि किसान में एक ही दोष है, किसान हर मामले में किसान जैसा, हिंदुस्तान के किसान जैसा कोई आदमी दुनिया में हो ही नहीं सकता। किसी भी एक आम संत को अगर आप उसकी जीवन पद्धति देखें और किसान की देखें तो वो संत होने के बाद जिस नैतिक स्तर से रहता है उससे भी कहीं बेहतर नैतिक स्तर जो है वो हमारे किसान का, ये बात मैं मानता हूँ। किसान के जैसा दरिया दिल, उदार, किसान के जैसा बड़े दिल वाला कोई हो नहीं सकता। हमें सरकार 90,000 रुपये तनख्वाह हर महीने देती है, पर 4 आदमी अगर हमारे यहाँ खाने आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें समस्या होगी। अरे शाम को अब इनके साथ 2 घंटे बैठना है, अरे भाई सुनो 4 लोग आने वाले हैं, खाना बनाओ, कुछ देख लो क्या बनाना, एक तनाव होता है। किसान वो मर्द आदमी होता है, उसकी 50 डिसमिल की जमीन हो, अगर मैं गलत हूं तो आप टोक देना मुझे, 50 डिसमिल की जमीन हो और 20 आदमी उसके यहाँ खाने चले जाएं, उसके चेहरे पे कभी निराशा, खिन्नता या उसके अंदर दुख, उल्टा वो आदमी प्रसन्न होता है कि ठीक है यार अपने 50 डिसमिल जमीन है, 20 आदमी खाना खाने आ गए, अपने को कम पड़ेगा, देखेंगे बाद में। वो कभी भविष्य की परवाह नहीं करता, वो वर्तमान में जीता है। किसान से ज्यादा मजबूत कोई हो नहीं सकता।
पर एक दोष है किसानों में, वो दोष ये है कि आपके अंदर नई चीजों को स्वीकार करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आपके परदादा जैसे खेती करते थे वैसी खेती दादाजी ने की, वैसी खेती आपके पिताजी ने की, वही खेती आप कर रहे हो, और अगले जो आपकी पीढ़ी के बच्चे हैं उसको भी आप यही कहते हो कि नहीं खरीफ में तो सोयाबीन ही बोना है। जिनके यहाँ गेहूं चने का था वो चाहते हैं कि बस पहले अक्टूबर में चने लगा दो, दिसंबर तक वो जिसको होला कहते हैं हरा चना जो है वो पटा पटा के बेच दो, नगद पैसे ले आओ, और दिसंबर के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते बीच में गेहूं बो दो, मार्च में गेहूं काट लो और अपने आप को बहुत बड़ा किसान समझो। मेरा कहना नहीं, मैं अपने घर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हालांकि व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, कि हमारे एक भाई ने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो उन्होंने इस बार वो जो परंपरागत खेती थी उससे अलग हटके मात्र 5-6 एकड़ में सब्जी लगाई हुई है, और उस सब्जी से उनको जो लाभ हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि मेरी नौकरी तो कहीं नहीं है उस मुकाबले में। 25 से 40 हजार रुपये रोज की सब्जी वो आराम से बेच रहा है, और मुझे ईर्ष्या होती है कि यार मैं 90,000 में सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्यस्त हूँ, और ऐसे काम में लगा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं लगता है, और एक वो लोग हैं तो दिन भर घर में हैं, सब तरह की सुविधा है उनके पास, चेहरे पे चमक है, जीवन में कोई तनाव नहीं होंगे। हम रोज नहाते हैं तो 10, 25, 50 बाल गिरते हैं, उनके बाल पकड़ के भी आप यहाँ से वहां तक खींच दो तो उनकी बाल ही नहीं टूटते, क्योंकि जीवन में तनाव नहीं है किसी चीज का। किसान जो है उसकी जो भी परिस्थिति है, वो जैसी भी परिस्थिति है, अगर उसमें वो नई चीजों की तकनीक समझ ले, सब्जी लगाने की बारीकियां समझ ले, 25-25, 50-50 दिन में, जैसे टमाटर की पौध है, अगर पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो 40 से 50 दिन के अंदर टमाटर आ जाते हैं, और वो टमाटर बेचकर आपको 2-2.5 महीने में अच्छा खासा लाभ हो सकता है। आपकी जो मेड़ है उस मेड़ पर अगर सुरजना के पौधे आप लगा देते हैं, आपको नहीं मालूम सुरजना जो है 100-150 रुपए किलो में बिक रहा है। छोटे मोटे काम है, किनारे किनारे अगर 100 पौधे सुरजना की आपके पास है तो मैं दावा कर रहा हूँ कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी है, जिसमें कुछ न सिंचाई लगनी है, न खाद लगनी है, न कोई किसी किस्म की झंझट ही नहीं, केवल पौधा लाके आपको जुलाई में जब पहली बार पानी गिरता है तो पहला पानी छोड़ के दूसरी तीसरी बार का जब पानी गिरता है उस समय गड्ढा करके आप लगा। आंवला बहुत कीमती चीज है, आंवले का रेट जो है आप देख लेना, क्योंकि ये सब चीजें कम हो रही हैं और आंवला हर आदमी खाना चाहता है। बाबा रामदेव ने आंवले को घर घर तक पहुंचा दिया है। अगर किसी गांव में किसान आपस में मिले बैठे और 50 एकड़ का सबका एक कम्यून बना लिया, मतलब सबको इकट्ठा करे और 50 एकड़ का आंवला लगना है, जमीन अलग अलग रहे, मैं जमीन मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा रिस्की मामला है जमीन अगर आप इकट्ठी कर लोगे तो, पर 50 एकड़ का आंवले में मैं दावे से कहता हूँ कि रामदेव बाबा की ही कंपनी जो है वो आपका सामान लेने आपके गांव में आ जाएगी, क्योंकि उनको आंवले की जरूरत है। कई प्रकार के फल हैं, स्ट्रॉबेरी है, जैसे लेमन ग्रास है, और ये उगाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मतलब आपकी जो कॉम्पिटेंस की लेवल है या आपकी जो क्षमता है, जो योग्यता आपके पास है, जो एक परंपरागत ज्ञान आपके पास है, वो बहुत दुरुस्त है, बहुत दुरुस्त है। आपकी समझ जो है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। बस ये एक कमी है कि आप चीज़ों के प्रति रिसेप्टिव नहीं है, चीज़ों को सीखना नहीं चाहते। जिंदगी जैसे आपको बहा रही है, जैसे ले जा रही है, आप उसी तरह से रहना चाहते हैं, उसी तरह से आप अपनी जिंदगी और अपना काम बसर करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप इन चीज़ों का महत्व समझें और आप इन चीज़ों को अगर बारीकी से एक बार आप अडॉप्ट कर लें, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपको बहुत लाभ होगा। और ज़मीनों का जो आकार आपका छोटा है, उस छोटे आकार की ज़मीनों के साथ भी आपका परिवार बहुत अच्छी तरह रह सकता है।
एक आखिरी चीज जो मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि चलो साहब हम आपकी बात मान भी ले, तो हमें लाभ क्या होगा? अगर मेरे पास 1.5 एकड़ जमीन है और मेरे परिवार में 5 लोग हैं, तो क्या मैं उनका खर्चा अच्छी तरह से उठा सकता हूँ? मेरा जवाब है बेशक। आप अपने बच्चों को, 4 बच्चों का पालन और पति पत्नी 5 से 6 लोगों का परिवार 1.25 एकड़ जमीन में बहुत आराम से बसर कर सकता है, जिसमें महीने में 2 बार इंदौर के किसी भी अच्छे मॉल में पिक्चर देखना भी शामिल है और अच्छी सी किसी होटल में बाहर परिवार के साथ खाना खाना भी शामिल है। इस खर्चे को मिला के कह रहा हूं। उस जमीन को थोड़ा सुधारने की जरूरत है, उसमें देशी खाद मिलाने की जरूरत है। हमारे घर की ज़मीनों में जब भाई ने काम शुरू किया तो हम लोगों ने 4, 6, 10 गाँव के घूरे खरीदना शुरू किए, तो लोग हंसते थे कि ये पागल लोग हैं कि हमारा घूरा खरीदने आ गए और उसके घूरे के हमको रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं। हम लोगों ने ट्रैक्टर में लाद के वो पूरा घूरा जो है उनका वो ला के खेतों में उसको फैला दिया। आज ये है कि हमारे गाँव की जो एवरेज उपज है, अगर मान लो वो 10 कुंटल है, तो हमारे खेत की उपज जो है वो 25 कुंटल है। ये अंतर है। जमीन जो है वो ईश्वर का वरदान है। उस वरदान को जो आपको मिला हुआ है, जमीन 50 डिसमिल हो या 50 एकड़ हो, उसको वरदान ही कहेंगे। उसको अगर आप बहुत बेहतर ढंग से आप मैनेज करते हैं, अच्छे ढंग से आप उसको संचालित करते हैं, उसको एनरिच करते हैं। हम लोग जब नौकरी में आते हैं तो पहले दिन बड़ी अजीब स्थिति होती है कि जो सामने लोग होते हैं तो हमें, मतलब मुझे याद है अपना खुद की शुरुआत के नीचा से करके मैं बात करता था लोगों से, मुझे कुछ पता नहीं था, कानून कुछ समझता नहीं था। मैं एकदम कॉलेज से नौकरी में आ गए और तुरंत मान लीजिए कलेक्टर साहब ने कह दिया कि आपको फला जगह में चार्ज दे दिया, तो बहुत दिक्कत होती थी। नए नए में सारे काम में दिक्कत है, पर एक बार अगर आप उसको समझेंगे तो उस काम को आप अच्छी तरह सीख लेंगे। उसमें आपका साक्षर होना ज़रूरी नहीं है, उसमें आपका अंग्रेजी जानना ज़रूरी नहीं है। कई लोगों को ये भी गलतफहमी है, बोले साहब सब चीज़ें ऐसी हैं, अब साहब हम तो लाभ ले नहीं पाएंगे, गांव के लोग हैं साहब, हम तो सीधे साधे लोग हैं। मेरा कहना नहीं, टेक्निक समझनी है केवल। इस वर्ष भी हम फिर से एक बार 1 जनवरी से तालाबों के गहरीकरण का काम शुरू करेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पीछे मत हटो इस काम में। तालाबों की जो मिट्टी है उसमें इतना अधिक यूरिया होता है, नाइट्रोजन इतनी अधिक होती है कि 3 से 4 साल तक एक दाना यूरिया भी आपको उसमें नहीं डालना है और 5 साल तक किसी किस्म का फर्टिलाइजर आपको नहीं डालना है। वो जो मिट्टी है उस मिट्टी को आप खेतों में, पिछले बार हम थोड़े लेट हो गए थे, पर इस बार जो है ये अभियान जनवरी में जैसे जैसे तालाबों का पानी सूखेगा, ये बहुत बड़े पैमाने पर हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि इस काम को आप जरूर समझो। और इसके साथ साथ कृषि विभाग हो या रुचि सोया जैसी जो बड़े संस्थान हैं, जिनको कृषि के प्रोडक्ट्स के बारे में जो एक्सपोर्टर्स भी हैं, न केवल एक्सपोर्टर्स हैं, जहाँ तक मेरा जानकारी है शायद सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट वंस या। तो ऐसे लोग जो हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा इस बात की कि आप अपना व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छी तरह करें। मेरी और यहाँ उपस्थित सारे किसानों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि दिन दूना रात चौगुना आपका व्यापार बढ़े। लेकिन एक CSR कंपोनेंट होती है जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट कहते हैं। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर बड़े व्यक्ति को, ये भारतीय समाज की मूल संकल्पना है, हर ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है उसे ज्ञान बांटना है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको पैसा बांटना है, जिसके पास शरीर की ताकत ज़्यादा है उसे वो ताकत दूसरों की रक्षा में काम लाना है। ये हमारी संस्कृति का मूल भाव है। इन चीज़ों को लेकर अगर हम आगे चलते हैं तो हम बहुत सुखी समृद्ध होंगे। जो कुछ आपके पास है वो छोटा नहीं है, जो कुछ आपके पास है वो कम नहीं है। अर्ज केवल इतनी है मेरी ओर से कि आप उसकी बहुत बेहतर देखभाल करो, अच्छा टेक केयर करो, तो आप देखोगे कि 1.25 एकड़ ज़मीन से भी आपको 4 से 5 लाख रुपए सालाना आमदनी बहुत आसानी से हो सकती है। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना।
मैं आप सबको बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से और प्रशासन की ओर से ये वायदा करता हूँ आपको कि जब भी आपके लिए कोई भी काम हमें करना होगा तो किसान जो है वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।